जय हिंद। इस वीडियो में हम कृषि और खेतिहर समाज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कृषि से जितने भी स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सारे आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो करंट डेटा है एफएओ का, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी हम इस वीडियो के जस्ट बाद जो है देखेंगे। वर्ल्ड लेवल पे भी देख लेंगे और उसके बाद भारत पे, उसके बाद बिहार पे देखेंगे कि बिहार में कौन सा जिला जो है किस उत्पादकता में जो है अग्रणी जिला कौन सा है, ये देखेंगे। तो आज क्या देखेंगे, अभी देखेंगे हम कृषि और खेतिहर समाज में जो भी स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन है आपके इससे कंप्लीट होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। और एक चीज और कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए, अगर आप लोगों को कुछ भी फायदा होता है, कुछ सीखने को चीजें मिलती हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब किया करें चैनल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि, लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्रोस एवं कल्चर से मिलके बना है। तो यहाँ पे तो वैसे भी एग्रीकल्चर इसी से क्या बना है, एग्रोस या कल्चर से मिलके, दोनों से बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है, एग्रोस एवं कल्चर। और कृषि या एग्रीकल्चर जो आप बोलते हैं वो कौन सी भाषा से है, तो लैटिन भाषा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एग्रोस का अर्थ क्या होता है, तो भूमि। और कल्चर का जो अर्थ होता है, यहाँ पे सभ्यता से नहीं है, यहाँ कल्चर का अर्थ होता है जुताई, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार कृषि एग्रीकल्चर का अर्थ भूमि की जुताई से है। अगर आप पूछा जाए कि कृषि और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का जो है अर्थ क्या होता है, तो भूमि की जुताई से है। ठीक है, और ये कौन सी भाषा का मतलब शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है, तो एग्रोस एवं कल्चर से मिलकर बना है एग्रीकल्चर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि यद्यपि, जैसे कि मैंने, कृषि के मतलब ये नहीं हो गया कि धान में और चावल उगा रहे हैं तो वही खेती, यानी खेत में जाके काम कर रहे हैं वही खेती है, नहीं। पशुपालन, वानिकी और मत्स्य को भी जो है कृषि का दर्जा मिला हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पशुपालन, वानिकी और मत्स्य जो है आपके कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। कृषि की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये कई बार बन चुका है कि कृषि की शुरुआत किस काल से होती है। तो कृषि की शुरुआत जो है नौ पाषाण कालीन से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नौ पाषाण काल से जो है कृषि का स्टार्टिंग हो गया था। लेकिन देखेंगे वहीं सिंधु सभ्यता संस्कृति में विशेषकर, तो कांस्य युग से जो है ना कृषि के नियोजित विकास को देखने को मिलता है। तो अगर पूछा जाए कृषि के नियोजित विकास कहाँ से देखने को मिलता है, तो आपका कांस्य युग से मिलता है। सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है ना, सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मिस्र नदी, आप लोगों को पता होगा नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में फली फूली थी, इसलिए वहीं पे देखेंगे आप सिंधु नदी जो है ये कहना चाह रहा है कि नील नदी से भी ज्यादा जो है अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी। आज जो देखेंगे सिंधु नदी का 60% पार्ट जो है आपका कहाँ बहता है, पाकिस्तान में बहता है। और पाकिस्तान को सिंधु नदी का जो है देन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी। अब सिंधु नदी क्या करती थी, बाढ़ वाली मिट्टी से जो जलोढ़ मिट्टी को बहा कर लाती थी और बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ चली जाती थी। जिससे क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी में सबको पता है कि पैदावार जो होता है अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान जो अगर पूछा जाए तो ये उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा वासी शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा काल में जो है ना राजस्थान से हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा वासी शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। वहीं पे आप देखेंगे बनावली में, ठीक है, मिट्टी का हल मिला है। बनावली कहाँ है, तो बनावली आपका हरियाणा हिसार में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि बनावली में जो है ना आपका मिट्टी का हल देखने को मिला था, मिट्टी का हल। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ है, हिसार हरियाणा में है बनावली। ठीक है, कौन सी नदी के तट पे है, तो सरस्वती नदी के तट पे है। और भी चीजें वहां पे, जैसे बनावली में आपको सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला था। फिर जौ का साक्ष्य भी आपको कहाँ मिला था, बनावली में मिला था, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्या कह रहे थे, लकड़ी के हलों का शायद प्रयोग करते थे राजस्थान वालों का, ये अंदाजा लगाया गया है। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का अभी भी पता नहीं चला है। फसल काटने के लिए शायद पत्थर के हंसिए का प्रयोग किया जाता था। नहरों या नालों से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद यह सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर, अनाज आदि पैदा करते थे। वे दो किस्म की गेहूं और जौ उपजाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वो दो किस्म की गेहूं और
जो उपजाया करते थे। बनावली में मिला जो उत्तम किस्म का, इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। ठीक है। परंतु हड़प्पा कालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की हड़प्पाओं की स्थिति भिन्न भिन्न रही है। लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में ही चावल उपजाते थे। लोथल क्या है? तो ये सिंधु सभ्यता का एक पतन हुआ करता था, जहां से व्यापारिक गतिविधियां की जाती थी। ठीक ठीक है। ये कहाँ है लोथल? तो आपका ये है, आपका भोगवा नदी पे है। ये आपका गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद चावल ये लोग उपजाते थे, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। लोथल वाले भी पहले ही 1800 ईस्वी पूर्व में ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहां पाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और शायद कालीबंगा में भी अनाज को बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। तो सबको पता है कि आपको अन्नागार कहाँ मिलता है? तो आपका हड़प्पा में मिलता है ना। और वहीं पे देखेंगे ये मोहनजोदड़ो का या हड़प्पा दोनों कहाँ है? तो ये दोनों पाकिस्तान में, अभी करंट जो है ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है। और कालीबंगा जो है आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका जूते हुए खेत के, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, और ये पड़ता है आपका राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। तो पहले क्या करते थे? अनाज हड़प्पा वासी जो है उग जाके, और वो क्या करते थे? बड़े बड़े कोठारों में जो है अन्नागार में है सेव करके रख लिया करते थे। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। वे पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम के लिए अनाज को कोठारों में जमा कर लिया करते थे। यह बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के दृष्टांत से कह सकते हैं, जहां मजदूरी में जौ दिया जाता था। तो मेसोपोटामिया, ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता जो है उसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया हो गई, मिस्र हो गई, और चीन की सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। तो सबको पता है कि कपास की खेती करने का श्रेय पहले किसको जाता है? तो भारत को जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत से रिलेटेड है। चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भित हुआ या सामने आया। तो ध्यान रखिएगा, यूनान के लोग जो है कपास को किस नाम से पुकारा करते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारा करते थे। ठीक है। आगे है, भारत एक कृषि प्रधान है। ये सबको पता है कि भारत क्या है? एक कृषि प्रधान है। यहाँ पे ज्यादातर जो, जैसे 50 से लेके 54 या 70% तक, मानिए 50 से लेके 70% तक जो भारतीय है या यहाँ की जो जनता है, वो किस पे डिपेंडेंट है? कृषि पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत समाज एक कृषक समाज है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आज भी देखेंगे आप, जो कृषि है, जो जीडीपी है, उसमें कितना योगदान देती है? तो 15% करीब जो है योगदान देती है अपनी भारत जो है। अभी ये करंट का ये जीडीपी है। जीडीपी में जो है अगर पूछा जाए कृषि का कितना योगदान रहा, अभी 2023 की बात है, तो 15% रहा है, जो कि धीरे धीरे घटते गया है। ठीक है। ये क्या है कि मतलब घटता जा रहा है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में घटता जा रहा है, कि योगदान जो जीडीपी में देना होता है ना, वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार जो है आप देखेंगे आजकल क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है डेवलप ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए। ठीक है। चलिए, लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो मैंने बताया ही कि 2/3 जो कह रहा है, ये क्या है? जनसंख्या जो है आपकी कृषि पर निर्भर है, 66%। वही देखेंगे 50 से लेके 70% के बीच में जो है अपनी जो जनसंख्या है भारत की, वो कृषि पर निर्भर है। जहां विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, वहीं भारत की कुल भूमि का 51% भाग जो है कृषि योग्य है। तो कृषि करने लायक जो भारत में भूमि है वो 51% है लगभग अपने क्षेत्रफल का। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 3287263 वर्ग किलोमीटर जो है आपका भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें से देखेंगे 51% भाग जो है आपका कृषि योग्य है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कृषि भारत की कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 35% योगदान देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 35% जो योगदान देता था, ये कब की बात है? आपकी 1991 के और मतलब पहले की बात है। अभी जो है ये घटकर कितना हो गया है? 15% हो गया है। ध्यान रखिएगा कि कृषि में कुल राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का लगभग अब 15% योगदान रह गया है। ठीक है। भारत के पास विशाल स्थल क्षेत्र, उपजाऊ भूमि का उच्च प्रतिशत है, परंतु कृषि का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों स्तर पर यह प्रत्येक वर्ष अनिश्चित रहा है। ठीक है। कृषक अंतिम समय तक अपने फसल के उत्पादन के लिए निश्चित नहीं रहते हैं। भारत में कृषि जीवन की रीढ़ है।
जबकि जीवन की रीढ़ जो है, बहुत सारे लोग जो है, जनसंख्या जो है कृषि पे डिपेंड है, और उनको उनकी जो जीविकोपार्जन होती है वो कृषि से ही होती है। तो हमारे भारत की कृषि क्या है, जीवन की रीढ़ है, वैसे सबके लिए है ये तो एक तरह से। कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ, आधुनिक तकनीकी की जानकारी का अभाव, सिंचाई के साधनों की कमी आदि के कारण आजादी से पहले एवं आजादी के तुरंत बाद श्रम की तुलना में उत्पादन काफी कम था। लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार के प्रयासों से उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। तो टेक्निकल सब, जैसे पहले क्या लोग खेत जो है जोता करते थे हल से, हाँ, एक एक दो दिन लग जाते थे कुछ ही कट्ठा खेत जो है जोतने में। लेकिन आज क्या होता है, ट्रैक्टर आती है, धाए धाए जो है जोत के निकल जाती है। दिन में एक एक दिन में कितने कट्ठा जमीन जो है जोत कर सकती है ट्रैक्टर के द्वारा। तो वही चीज कह रहा है कि पहले क्या था, तकनीकी और जानकारी की जो है अभाव था, इसलिए क्या था, कमी थी। अब आज क्या है, थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है। बिहार एक बिहार के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं कि बिहार भी क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। लगभग अब जो है 71% जो है आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि ही राज्य के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य की बात हो रही है। इस राज्य की लगभग 70% भूमि कृषि योग्य है। ध्यान रखिएगा, आज जो है ये घट के जो हो गया है, कितने परसेंट हो गया है, 50.05% जो है आपका, लगभग 54 मान लीजिए, 54% जो है आपका कृषि भूमि योग्य बचा है बिहार में। इनमें से 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र हैं। वास्तव में कृषि उनकी जीवन पद्धति बन गई है। बिहार में कृषि की महत्ता के अनेक कारण हैं। इसका अधिकांश मैदानी भाग कृषि योग्य है, तथा सर्दियों तथा सदियों से यह क्षेत्र कृषि से संबंधित रहा है। कृषि का वाणिज्यकरण, औद्योगिकरण और आधुनिक तकनीकी से परिचित न होना इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। अब भी बिहार में कृषि अधिकांशतः पुराने ही तरीके से हो रही है। तो ये बात सही भी है। आज भी बिहार में जो है आपका श्रम जो है मतलब मानव श्रम को जो है यूज किया जाता है। कृषि पर जनसंख्या के निरंतर बढ़ते हुए बोझ, अनुपस्थित भू स्वामित्व, सिंचाई की कमी, छोटे और बिखरे खेत, अपर्याप्त रासायनिक खाद के प्रयोग से खेती के पुराने ढंग और उत्तम बीज की कमी होने के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। यानी कि जितना 1 हेक्टेयर में उत्पादित होना चाहिए वहाँ उतना नहीं हो पाता है, कम होता है उससे। और खेती पिछड़ी अवस्था में है। मानसूनी वर्षा पर निर्भर के कारण यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। तो ये भारत के भी कृषि को जो है कहा जाता है मानसून के साथ जुआ, और बिहार की कृषि को भी जो है कहा जाता है मानसून के साथ जुआ। तो सबको पता है कि जो है बारिश पे डिपेंड करता है हमारे यहाँ का गेहूं और धान जो है, जो भी कृषि जो है, बारिश के इंतजार करते रहते हैं लोग वहाँ के कृषक। कृषि विपणन की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण किसानों को फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पाती है। अब एमएसपी लागू हुआ है, लेकिन फिर भी ये उतने ग्राउंड लेवल पे जो है कार्य नहीं करता है ना। क्या है कि किसान जो है फसल उगाते हैं और उन्हें कम दामों में खरीद कर मंडी में जाकर लोग जो है ज्यादा दामों में बेचते हैं। ठीक। इन्हीं कारणों से बिहार के किसानों की दशा जो है दयनीय है, और वे अपने खेतों को छोड़कर दूसरे प्रांतों में आजीविका के लिए शरण लेने को बाध्य हैं। बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई और काटी जाती हैं। ठीक है। तो गहन फसल वही होता है कि जैसे एक एक साल में एक से दो से ज्यादा फसल, मिनिमम जो है 2 फसल उगाई जाती है। तो 2 से ज्यादा फसल उगाया जाता है एक ही जमीन पर, तो उसको क्या कहते हैं, गहन कृषि कहते हैं। वैसे ही देखिए आप यहाँ पे बिहार में जो है 4 फसलें बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन। तो देखिए भदई फसलें। ठीक है। तो भदई फसलें पहली हो गई। ये फसलें जो है मई जून में बोई जाती हैं और अगस्त सितंबर में क्या है, काट ली जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए भदई फसलें जो है कब बोई जाती हैं, तो मई जून में, और कब काटी जाती हैं, अगस्त सितंबर में। ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ इत्यादि इस मौसम की मुख्य फसलें हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बीपीएससी के एग्जाम में बन सकता है कि भदई फसलों में कौन कौन सी आती हैं। तो आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जूट हो गया, उड़द हो गया, सनई हो गया, मड़ुआ हो गया। ये सब जो है कौन सी फसलें हैं, भदई फसलें हैं। ठीक है। अगला आप देखेंगे अगहनी फसलें। ठीक है। तो अगहनी फसलें इनकी बुआई कब होती है, तो जुलाई अगस्त में होती है, और नवंबर दिसंबर में जो है इनको तैयार हो जाता है। धान, कुल्थी, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन इत्यादि इसकी मुख्य फसलें हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो धान, कुल्थी और तिल, आलू, तिलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन जो है ये क्या है, अगहनी फसलें हैं। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन बनेगा कि अघनी फसलों में से कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन देख लेना है, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। रबी फसल कौन कौन सा होता है, तो देखिए ये बसंत ऋतु की फसल है जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तथा फसलें मार्च अप्रैल तक जो है क्या होती है, तैयार हो जाती हैं। इन फसलों के उत्पादन में सिंचाई का जो है कम आवश्यकता पड़ती है, यानी रबी फसलों में जो है सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। गेहूं सर्व प्रमुख रबी फसल है, हमारे बिहार की जो है गेहूं जो है सर्व प्रमुख रबी फसल है, यानी कि रबी फसल में देखा जाए तो कौन सी प्रमुख है हमारे फसल बिहार की, तो गेहूं है। और वहीं खरीफ में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, धान देखेंगे, चावल देखेंगे, ठीक है। गेहूं के अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि की फसलें भी बड़ी मात्रा में जो है उपजाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा रबी फसलों में ये कौन कौन से आते हैं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि। ध्यान रखना है, ये फसलें जो हैं पूछी जाती हैं। अब देखेंगे गर्मा फसलें, तो ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, ठीक है। और रबी फसल क्या थी, बसंत ऋतु फसलें थी, ठीक है। और ये जो आपका गर्मा फसलें हैं ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं जिनकी खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां नियमित सिंचाई की व्यवस्था हो, यानी इनको सिंचाई की जो है ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है और कटाई कब होगा, जून के महीने में इसको काट लिया जाता है। ग्रीष्मकालीन धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जियां एवं प्याज इस मौसम की जो है मुख्य फसलें हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जियां, ये प्याज इस मौसम की यानी कि गर्मा फसलें हैं ये सब, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। बिहार में फसलों की विविधता है, फसलों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित रूप वर्गों में जो है बांटा जाता है। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वैसे तो ऊपर वाले टर्म भी इंपॉर्टेंट थे लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है, तो ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। अब जैसे खाद्य फसलें या फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन, तिलहन इत्यादि हैं। अब ये ध्यान रखिएगा ये सीरियल वाइज भी दिया हुआ है क्योंकि धान जो है हमारे बिहार की प्रमुख फसल है, उसके बाद गेहूं आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे मक्का आता है, चौथे नंबर पे ज्वार बाजरा आता है। तो ये सीरियल वाइज भी दिया हुआ है, ठीक है। व्यवसायिक या नकदी फसलें किसे कहते हैं, कमर्शियल और कैश क्रॉप्स। इसके अंतर्गत जो है ना गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन और दलहन, लाल मिर्च, मसाले इत्यादि आते हैं। तो आपसे पूछा जाए व्यावसायिक फसलें या नकदी फसलें जो है कौन कौन सी होती हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन और दलहन, लाल मिर्च, मसाले जो हैं आपके, ये सब क्या है, कमर्शियल और कैश क्रॉप्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है इसमें थोड़ी सी क्या होती है, व्यवसायिक और नकदी फसलें ना, इसमें थोड़ा सा श्रम की जो है आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। अब पेय फसलें क्या है, बीवरेज क्रॉप्स, तो इसके अंतर्गत चाय आती है जिसकी किशनगंज में की जाने वाली में की जाने लगी है। ध्यान रखिएगा बिहार में अगर पूछा जाए चाय में अग्रणी जिला कौन सा है, तो आपका किशनगंज है। ये मतलब यहीं पे याद कर लीजिए आप लोग यार, ये अभी भी है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भी किशनगंज जो है चाय में अग्रणी जिला है, ठीक है। रेशेदार फसलें आपका फाइबर क्रॉप्स जो है कपास, जूट, रेशम इत्यादि हैं, ठीक है। फल क्या है, तो फ्रूट क्रॉप्स में आम, केला, लीची, अमरूद इत्यादि हैं। लीची के क्षेत्र में जान देखा जाए तो आपका लीची जो है मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा उगाया जाता है और अभी भी है ये, ठीक है। मसाले में देखेंगे लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी इत्यादि जो है बिहार में उगाई जाती हैं। अब चावल या धान, राइस और पैडी देखेंगे तो देखिए चावल बिहार की सर्व प्रमुख फसल है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के एग्जाम्स में कि बिहार की सर्व प्रमुख फसल कौन सी है, तो चावल यानी कि खरीफ फसल जो है अपनी बिहार की सर्व प्रमुख फसल है, ध्यान रखिएगा। अब ये कैसी जलवायु में होता है, तो उष्णार्ध जलवायु की फसल है ये धान जो है, उष्ण उष्णार्ध जलवायु की फसल है। तापमान इसको लगभग कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको आपको तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। मिट्टी में सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी में किसमें जो है चावल की उत्पादकता अच्छी होती है, तो दोमट, केवाल या चिका नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि बिहार में इसको कहा जाता होगा केवाल या चिका। अब 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे धान के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि रोहतास जिला में है, और यही 2022-23 के में भी देखेंगे तो यही सेम ही डेटा है कि इसके अंतर्गत जो है सर्वाधिक भूमि रोहतास जिला में है। और सिंचित क्षेत्र भी पूछा जाए बिहार में किस जिले में है सबसे ज्यादा, तो आपका रोहतास में ही है, ध्यान रखिएगा। तो यही वाला क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में हु बहू पूछा गया था अभी जो बीपीएससी 3.0 हुआ था, ठीक है। अब अगला जो देखेंगे हम वीट देखेंगे गेहूं के बारे में, तो गेहूं बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है।
जलवायु देखिए हमारे यहाँ जो है ना खाद्यान्न फसलों पे बिहार में ज़्यादा जोर दिया जाता है, वहाँ खाद्यान्न फसलों का जो है उपज ज़्यादा किया जाता है। ठीक है? तो गेहूँ बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है इसके लिए उपयुक्त होता है। और तापमान आप देखेंगे यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक जब है बोने समय जब बोया जाता है, तो इसको इतने डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है, यानी कि 10 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में। वहीं आप अगर पकने लगे, गेहूँ पकता है तब कटता है, तो कितना समय उसको चाहिए उस समय सेंटीग्रेड जो है, यानी 20 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको पकने के समय में तापमान की जरूरत पड़ती है। वर्षा कितना चाहिए? तो 50 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक के वर्षा में जो है ये अच्छा उत्पादन हो जाता है। आपको ध्यान रखना है बिहार का औसत वर्षा कितना है? तो बिहार का औसत वर्षा जो है आपका 125 सेंटीमीटर है। ठीक है? और वही एमएम में पूछे तो 1250 एमएम जो है इसका औसत वर्षा है। ठीक है? चलिए अभी देखिए ये गेहूं के बारे में हम देख रहे हैं, तो मिट्टी कैसी चाहिए होती है? तो हल्की दोमट मिट्टी इसको चाहिए होती है। और क्षेत्र कौन कौन सा है जो गेहूं उपजाने में आगे है? तो रोहतास, पूर्वी चंपारण और सिवान जो है आपका अग्रणी जिले हैं। ठीक है? अब मकई देखते हैं, तो मकई देखिए या मक्का कहिए, बिहार के खाद्यान्नों में चावल और गेहूं के बाद तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा। इसको जो जलवायु की आवश्यकता कैसी पड़ती है? तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए इसको। और तापमान की रिक्वायरमेंट इसकी है 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। वर्षा का क्या चाहिए इसको? तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जो है इसको वर्षा चाहिए होता है, जहां मकई को उपजाना हो। मिट्टी, तो नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी की इसकी आवश्यकता होती है। अब क्षेत्र कौन कौन सा है जो मकई उपजाने में या मक्का उपजाने में अग्रणी जिला है? तो सारण हो गया, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया। खगड़िया आपका सबसे पहले नंबर पे आता है मकई के लिए, ध्यान रखिएगा। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि क्षेत्रों में जो है मकई जो है उपजाया जाता है। ठीक है? तो मक्का के उपजाने के क्षेत्र कौन कौन सी हो गई आप ये देख लीजिएगा एक बार और। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की खेती का इतिहास देखते हैं थोड़ा सा। तो भारत की लगभग 70% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। ठीक है? अर्थात भारत का समाज खेतिहर समाज है। जब कृषि की जानकारी हुई तो लोगों के पास साधन की कमी थी, क्योंकि कृषि एक संयोग मात्र है। सभ्यता की शुरुआत में जहाँ जंगल अधिक था, वहाँ लोगों ने जंगल को काटकर खेती करना प्रारंभ किया। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से आदिवासी समाज में झूम खेती की जाती है। ठीक है? यानी कि झूम कल्टीवेशन प्रचलित है, क्योंकि आदिवासी समाज पृथ्वी को अपनी माता समझते हैं और उस पर हल नहीं चलाना चाहते हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा। अतः वे वर्षा से पहले जंगल में आग लगा देते हैं और उसके राख पर बीज छिड़क देते हैं। थे वर्षा होने पर उस बीज से पौधे निकल आते थे। इस प्रकार अगले वर्ष में नीचे की तरफ आग लगाकर खेती करते थे। वैसे ही इस खेती से पर्यावरण पर असर पड़ता है। ठीक है? ये झूम खेती जो है लगातार पर्यावरण पर जो है गलत असर पड़ा रहा है। ठीक है? तो याद रखिएगा झूम खेती क्या होता है? झूम कल्टीवेशन। ठीक है? अब आगे देखते हैं। ज्यादातर जो झूम कल्टीवेशन होता है पहाड़ी इलाकों में होता है, जहाँ पे आदिवासियां जो है जैसे कि बेवार जनजाति हो गई, वो भी क्या करती है? धरती पे जो है हल नहीं चलाती है। पारंपरिक खेती क्या होता है? तो इसके तहत कृषक पारंपरिक खेती करते हैं। फसल उत्पादन से ही कुछ बीज वे अगले फसल के लिए रख देते हैं। सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए जो है वर्षा पर निर्भर रहते हैं। भारत में वर्षा मानसून से होती है, जो अनिश्चित रहती है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि। कृषि के अधिकांश कार्य जानवरों के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार पारंपरिक कृषि से उत्पादन अधिक नहीं होता था। एक ही बीज को बराबर लगाने से उनकी गुणवत्ता जो है समाप्त हो जाती थी। पारंपरिक खेती से काफी समय लगता था तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी क्रमशः कम होती जाती थी। आज भी इस तरह की खेती जो है प्रचलित है। देखिए विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास किसका किसका हम देखेंगे, तो झूम खेती, पारंपरिक खेती, गहन खेती, फसल चक्र मिश्रित खेती, रोपण या बागानी खेती भी हम देखेंगे। चलिए आजादी से पूर्व ब्रिटिश की नीति, भू व्यवस्था की गड़बड़ी आदि के कारण उत्पादन काफी कम होता गया। नील आदि की खेती की बाध्यता के कारण जमीन बंजर होती गई, जिससे बराबर अकाल पड़ने लगे।
परंतु आजादी के बाद सरकार की भू व्यवस्था परिवर्तन, सिंचाई के साधन आदि में विकास से कृषि उत्पादन में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। 1960 के दशक में हरित क्रांति, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में स्टार्ट किया गया। कारण खाद्यान्न उत्पादनों में जो है आशातीत बढ़ोतरी होती है। यहाँ से कृषि में उच्च तकनीक एवं वैज्ञानिक पद्धति का प्रवेश होता है। यानी कि जो कृषि है उसमें 1960 के दशक से जो है तकनीक ज्यादा जो है स्टार्ट हो जाता है, यानी वैज्ञानिक पद्धति पर जो है कृषि करना स्टार्टिंग किया गया। पादप संस्करण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों के किस्मों का विकास किया गया। तो हाई एल्ड सुना ही होगा आपने। उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों के प्रयोग एवं बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा सिंचाई में विकास तथा आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि कार्य के कारण कृषि एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुई। तो बोरलॉग का नाम सबने सुना ही होगा। ध्यान रखिएगा, जो उच्च प्रकार के बीजों के किस्मों का जो संस्करण था वो सबसे पहले आपका मैक्सिको से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे है गहन खेती। तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई संभव हुई उन क्षेत्रों में किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे। कृषि की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए मशीनों के प्रयोग द्वारा कृषि का यंत्रीकरण हो गया। इससे प्रति हेक्टेयर उपज की कृषि में विकास हुआ। गहन खेती का तात्पर्य है एक ही खेत में अधिक फसल लगाना। ठीक है, तो गहन खेती का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। अब अगला है फसल चक्र क्या है। तो बराबर एक ही प्रकार के फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति जो है क्षीण होने लगती है। अतः इसके लिए दो खाद्यान्न फसलों के बीच एक दलहनी कुल के पौधों का फल लगाया जाता है, जिसे फसल चक्र कहते हैं। दलहनी कुल के पौधों की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन साइंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दलहनी कुल के पौधों की जड़ की गांठ जो होती है उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। भारत के मैक्सिमम जो सारे जो मिट्टी पाई जाती है उनमें जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और दलहनी देखेंगे आप फसलों को लगाने से क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन की बढ़ोतरी होती है थोड़ा सा, जो वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के उर्वरक खेत में डालकर भूमि की शक्ति बढ़ाई जाती है। अब मिश्रित खेती क्या है, तो एक ही खेत में समान समय पर में 2 या 3 फसल लगाने को मिश्रित खेती कहते हैं। इससे एक ही समय में अधिक एवं विभिन्न प्रकार के फसलों की प्राप्ति होती है। अब रोपण और बागानी खेती क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। तो रोपण या बागानी खेती, रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि है। इसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेज ने प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखिएगा, रोपण कृषि जो है अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। यह एकल फसल कृषि है। इसमें रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल और फलों की फसलें जैसे सेब, अंगूर, संतरा आदि उगाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, रोपण या बागानी फसलें कौन कौन सी हो जाती हैं आपकी, तो रबर हो गई, चाय हो गया, कहवा हो गया, कोको हो गया, मसाले, नारियल और फलों की जैसे कि आप देखेंगे सेब, अंगूर, संतरा आदि जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो बागानी फसलों के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार की खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कई रोपण कृषि जैसे चाय, कहवा और रबर की बागानों या उनके निकट ही उन्हें संसाधित करने की फैक्ट्री भी लगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भारत में पर्वतीय क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल में के उप हिमालयी क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियों में की जाती है। तो पूछा जाए बागानी खेतें ज्यादा कहाँ होती हैं, तो उत्तरी भारत में आपने देखा ही, उत्तर पूर्वी भारत में और पर्वतीय क्षेत्रों में। उसके बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय भारत के नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियों में जो है इस टाइप की यानी कि बागानी खेती की जाती है। ध्यान रखिएगा, रबड़ में सबसे आगे कौन सा राज्य है, आपका केरल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चाय में तो असम है। अब ये सब कहाँ है, ये क्षेत्र जो बताए गए इधर ही है। चलिए अगला देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरत। कपास की खेती की यह एक दृश्य है, तो देख लीजिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की खेती की काफी आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर ही निर्भर रहता है। जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है एवं अधिक आय के लिए कृषकों को आधुनिक ढंग से विभिन्न प्रकार की खेती करने की आवश्यकता है। कृषि के आधुनिकीकरण से मृदा की उर्वरा शक्ति तो पुनः प्राप्त हो ही जाती है, साथ साथ अत्यधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। नकदी फसल करने से उद्योग में बढ़ोतरी के साथ साथ कृषकों को अच्छी आमदनी भी होती है।
नकदी फसल जो है उससे करने से क्या होगा, बेचेंगे किसान जो है और वो महंगे दामों में बिकता भी है, तो उनको क्या है, आर्थिक व्यवस्था जो है उनकी अच्छी होगी। वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन, तो वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है। आधुनिक तकनीक एवं जागरूकता के ग्रामीण कृषक अपने कृषि कार्य में परिवर्तन कर रहे हैं। आधुनिक कृषि के कारण ग्रामीण कृषक अब इस प्रकार फसल लगा रहे हैं जिससे अधिक आमदनी प्राप्त हो। सरकार भी वैसे फसल लगाने के लिए कृषक को प्रोत्साहन दे रही है। कृषकों के आर्थिक लाभ के लिए सरकार ऋण की मुहैया करवाती है एवं फसल बीमा के माध्यम से क्षति होने पर उनकी पूर्ति भी की जाती है। इस प्रकार के उत्पादन से उद्योग धंधे में सहायता मिलती है एवं लोगों को रोजगार भी क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम अपने बिहार में जो है व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं, यानी नकदी फसलें। तो देखिए केला, हाजीपुर सबको पता होगा। बिहार के हाजीपुर एवं नौगछिया का इलाका केला की खेती के लिए उपयुक्त है। तो आज भी अगर पूछा जाए बिहार में सबसे ज्यादा केला कहाँ होता है, तो अपने बिहार के हाजीपुर एवं नौगछिया इलाका में जो ही होता है। ये 2023 की रिपोर्ट में भी है, ठीक है। और भारत जो है केला में अग्रणी देश है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ की मिट्टी एवं जलवायु केला उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार इस इलाके में केला उत्पादन एक व्यवसाय का रूप ले रहा है। फलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई है। तो ये केले लगे हैं और केला क्या है, आपका नकदी फसल में आता है। अब लीची देखेंगे तो मुजफ्फरपुर का इलाका शाही लीची के लिए लोकप्रिय है। ध्यान रखिएगा शाही लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। बिहार के 6 उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं, जिसमें से शाही लीची भी एक है, ठीक है। और भी मिलेगा तो मैं बताती जाऊंगी। यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर लीची के बागान लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। शाही लीची का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मांग है। लीची का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काफी उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा लीची जो है मुजफ्फरपुर जो है जिला है उसमें सबसे ज्यादा उगाई जाती है। अग्रणी जो जिला है लीची के लिए कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर है। गन्ना का देखेंगे तो गन्ना की खेती के लिए बिहार पूर्व से मशहूर है। बिहार में पूर्णिया, सहरसा, पश्चिम चंपारण आदि का इलाका में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अगर पूछा जाए गन्ने की खेती में अग्रणी राज्य सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण आपका, ध्यान रखिएगा। और ऐसे राज्य में पूछा जाए तो कौन हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ऐसे विश्व में पूछा जाए तो आपका ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गन्ना एक उद्योग आधारित फसल है। इससे चीनी, गुड़ आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार गन्ना की खेती से बड़े पैमाने पर आमदनी होती है। इसके अलावा ग्रामीण कृषक गुड़ आदि के कुटीर उद्योग लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान है। फिर भी कृषकों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बहुत जगह कृषकों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देकर कृषकों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। कृषि कार्य को सम्मान देने के लिए आने वाली पीढ़ी को कृषि के प्रति लगाव पैदा करना होगा। उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कृषि से संबंधित अध्याय जोड़ने होंगे। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की जरूरत है। कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन में कृषि की पैदावार अधिक होगी। कृषि के अधिशेष उत्पादन एवं उद्योग आधारित कच्चे माल का अत्यधिक उत्पादन से कृषि की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अर्थव्यवस्था अच्छी होने से उनके रहन सहन का स्तर बढ़ेगा। उच्च शिक्षा की तरफ लोग मुखातिब होंगे। आमदनी बढ़ने से यंत्रीकृत कृषि शुरू होगी। इस प्रकार हमारा ग्रामीण समाज सुखी, समृद्ध एवं खुशहाल बनेगा, ठीक है। अब कृषि में थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं। तो कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए काफी लाभदायक होगा। पारंपरिक खेती किसानों की उपज अच्छी नहीं होती है। जहां एक ही बीज बार बार प्रयोग करने से बीजों की गुणवत्ता छीन हो जाती है, वहीं एक प्रकार के खाद्यान्न लगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्या होती है, क्षीण होने लगती है, यानी कम होने लगती है। सिंचाई के लिए निर्भरता से या तो अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाता है या अतिवृष्टि हो जाता है तो फसल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के आने से उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। पादप संस्करण के द्वारा कम वांछित गुण वाले पौधा काफी अधिक वांछित गुण वाले पौधों के साथ परागण करवाकर उन्नत किस्म का बीज प्राप्त किया जा सकता है। इस बीज से कम समय में अच्छी फसल प्राप्त होती है। उर्वरक का उत्पादन होने से खेतों की उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। कीटनाशक, खरपतवार नाशी आदि का छिड़काव करके फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है।
आजकल तो हरित खेती, जैविक खेती भी इम्पोर्टेंट हो गया, इज़ोला आप लोगों ने सुना ही होगा। सिंचाई के तरह-तरह के साधन होने से पौधों में नमी हमेशा बनी रहती है। आधुनिक यंत्रों के कारण समय पर कृषि कार्य संभव हो पाता है एवं समय की बचत होती है। फसल चक्र, बहुफसली कृषि, मिश्रित खेती आदि के द्वारा कृषि में आशातीत वृद्धि हुई है। इसी कारण 1960 के दशक में हरित क्रांति आई थी। ठीक है, इस प्रकार कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषि के लिए काफी लाभदायक है। तो यहाँ से आपका अभ्यास शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो करंट डेटा है, रिपोर्ट जो आया है, वो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी, विश्व, भारत और बिहार के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट भी करें और लाइक भी करें, और आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे वीडियो बनाने में थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।